प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका O2N डिजिटल एजुकेशन क्लास 12 बायोलॉजी। मैं तरुण आज शुरू कर रहे हैं कुछ स्पेशल डायग्राम्स जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो चैप्टर जेनेटिक्स है, यूनिट जेनेटिक्स है, प्रिंसिपल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखते हैं डायग्राम नंबर 1। मेंडल वाला चैप्टर है, जीन्स का चैप्टर है। इसमें क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद जो मेंडल के एक्सेप्शंस निकले हैं, कुछ कमियां हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हियर वी विल डिस्कस फर्स्ट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बच्चों पहले हम क्या करेंगे, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्रॉस, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई टेस्ट करना है, कुछ टेस्ट करना है। अगर टेस्ट करना है तो कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई सैंपल दिया जाएगा, उसको फिर टेस्ट किया जाएगा। सपोज सैंपल है हमारा ये है हमारा सैंपल। अब हम इसको ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये सैंपल प्योर है या ये इम्प्योर है। अगर ये सैंपल प्योर है तो रिसेसिव के साथ में ये अपना डोमिनेंसी शो करेगा सारा का सारा। अगर प्योर है तो हम कहेंगे कि जीनोटाइपिक कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन, अगर प्योर है। टेस्ट क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। जो सैंपल है उसका, जैसे ये वॉयलेट फ्लावर है, इसका क्रॉस करवाया हमने व्हाइट के साथ, इसके साथ व्हाइट के साथ। और अगर इसमें व्हाइट की मिक्सिंग की जीन है तो वो जीन व्हाइट कलर शो करेगी। अगर व्हाइट की जीन नहीं है, प्योर है, तो व्हाइट कलर रिसेसिव कंडीशन में चला जाएगा और दिखेगा नहीं। क्लियर बच्चों? तो ये है टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस, उसमें क्या है कि हम किसी भी पेरेंट के साथ रिवर्स क्रॉस करा देते हैं। भाई पेरेंटल जनरेशन ये है, देन पेरेंट्स के बाद F1 जनरेशन आएगी, और F1 जनरेशन जो आई है अब वापस उसका क्रॉस, दिस इज बैक क्रॉस। ठीक है, ये बैक क्रॉस है। कैपिटल टी स्मॉल टी मोनो हाइब्रिड क्रॉस वेरी सिंपल है। क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड बनते हैं। ये पेरेंटल हो गया, ये प्यारे बच्चों F1 हो गया। अगर F1 को वापस घुमा के डाल दिया जाए पेरेंट्स के साथ में क्रॉस के लिए तो बैक क्रॉस, और रिसेसिव के साथ अगर टेस्ट करना हो तो टेस्ट क्रॉस। आई थिंक दिस इज क्लियर। और क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक, वन मोर थिंग, एक और यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोडोमिनेंसी, जब दो ट्रेट एक साथ रिप्रेजेंट हों, जो ट्रेट है अगर वो क्या हो रहा है, एक साथ कंप्लीट नेक्स्ट फॉरवर्ड हो रहा है ना। जो ट्रेट है, जो हमारा ट्रेट है, अगर नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉपर जा रहा है। ठीक, सपोज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। फादर का ब्लड ग्रुप है ए, मदर का ब्लड ग्रुप है बी। जीनोटिपिक हो जाएंगे आई ए या आई बी। हो सकता है कि ये हेट्रोजाइगस हो तो ओ भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए, ए और बी। जीन नेक्स्ट जनरेशन में क्या बनना चाहिए, ए और बी बनेगा। वेरी सिंपल, या तो ए बी को हाइड कर दे या बी ए को हाइड कर दे, या तो ए बी को हाइड कर दे या बी ए को हाइड कर दे। यही तो मेंडल ने बोला कि कोई एक जीन इफेक्टिव होगी, डोमिनेंट होगी, दूसरी रिसेसिव। लेकिन इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। मम्मी ए है, ब्लड ग्रुप पापा बी है, बच्चे सारे ए बी हो गए। इसका मतलब ना ए जीन डोमिनेंट हो पाई ना बी जीन डोमिनेंट हो पाई, दोनों साथ साथ क्या हो गई, कोडोमिनेंस। तो ये क्या हो गया, कोडोमिनेंस। एनी प्रॉब्लम? तो यहां से क्वेश्चन आता बच्चों, ना तो कोडोमिनेंस हो ना डोमिनेंस हो, और एक तीसरी कंडीशन हो जाती है, उसको कह देते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या था, कोडोमिनेंसी। ये तो है कोडोमिनेंसी। एक है बहुत ही स्पेशल, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने रेड फ्लावर लिया, एक फ्लावर कैसा है हमारा, रेड है, हाँ जी, एक रेड है। मिरेबिलिस नाम का प्लांट होता है, स्नैपड्रैगन नाम का प्लांट होता है, हिंदी में बोलते हैं गुलबास मिरेबिलिस को, है।
तो ये प्लांट होता है। 4 o'clock प्लांट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर फ्लावरिंग नहीं होती है, रात के टाइम फ्लावरिंग है ना। तो बेटा अगर रेड उस प्लांट के अंदर क्या क्वालिटी है, वो भी मेंडल को फॉलो नहीं करता है, फेल हो गया मेंडल वहां पर भी। रेड फ्लावर है एक प्लांट के पास, दूसरा वाला है कैसा, व्हाइट। पर व्हाइट तो यहां दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, थोड़ा लाइट ले लेते हैं। सपोज एक रेड है और दूसरा है व्हाइट। हाँ, ये व्हाइट टाइप का है, दूसरा है क्या आपका व्हाइट टाइप का, या फिर स्मॉल आर भी ले सकते हैं, है ना। जैसे बुक के हिसाब से क्या स्मॉल आर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जीनोटाइप जो मान सकते हैं। ठीक, ये स्मॉल आर भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ, अगर हमने स्मॉल आर ले लिया तो ये कंडीशन हो जाएगी, व्हेन क्रॉस, जब क्रॉस होगा तो क्या आना है, आर और आर, या तो रेड डोमिनेंट हो या ये डोमिनेंट हो, व्हाइट डोमिनेंट हो। लेकिन डोमिनेंट कौन हो जाता है, या फिर जो तीसरा कलर आ जाता है निकल के, वो आ जाता है पिंक। क्या निकल के आ जाता है, पिंक कलर। ना लाल की यहां पे आके चली, ना व्हाइट की यहां पे आके चली, दोनों ही इनकम्प्लीट अपनी चलाने में रह गए, और व्हाइट और रेड दोनों मिक्स होके क्या बना डाला उन्होंने, पिंक। तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन में था। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम यूज करते हैं बेटा एक और, ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोसोफिला में किस तरीके से मेल फीमेल बनते हैं, हनी बी इसके अंदर, सॉरी हनी बी के अंदर। तो बेटा ड्रोसोफिला, ठीक याद आ गया मुझे, ड्रोसोफिला मेलैग्नास्टर, ठीक है, टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई टीएच मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपका हनी बी है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, है ना। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जो फीमेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर मियोसिस होता है एट द टाइम ऑफ एग फॉर्मेशन। जब एग का फॉर्मेशन होता है तो ही मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर घट जाएगा, क्रोमोसोम नंबर घट जाएगा। बेटा क्रोमोसोम नंबर है 32, 32 से आ गया, घटने के बाद जैसे ही मियोसिस हुआ, एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, और मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाएंगे, 16। मेल के अंदर क्या कंडीशन है, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस का सिंपल है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, जो कि तो क्रोमोसोम रहते हैं 16 to 16। अगर ये 16 क्रोमोसोम यहां फ्यूज होते हैं, अगर ये 16 और ये 16 फ्यूज होते हैं, तो बनती है कौन, फीमेल। कौन बनेगी, फीमेल। ठीक है, 32 हो जाएंगे, फीमेल बन जाएगी। और अगर ये एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं, एग में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो मेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। प्यारे बच्चों, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहां पर डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है ना, हनी बी के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिंड्रोमिक डिसऑर्डर। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसमें हम पढ़ते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ये है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सिंड्रोम, सिंड्रोमिक डिजीज। यहां पर क्या है, सिंड्रोम 3 तरीके के मेनली सिलेबस में 3 है, वैसे एक्स्ट्रा भी क्राइलूचैट है, टाइव है ना, तो कई सारे। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्या है कि एक सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st पेयर पे आके चिपक जाता है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया, चिपक गया 21st पे। क्रोमोसोम एक, बीमारियां अनेक, क्रोमोसोम एक, बीमारियां अनेक, इसी को तो बोलेंगे सिंड्रोम। डॉक्टर डिजीज कुछ डिजीज के लिए बोलता है कि तुम्हें ये सिंड्रोम है, मतलब एक सिंगल डिफेक्ट की वजह से बीमारियों का ग्रुप, सिंड्रोम। सिंड्रोम बोले तो डिफेक्ट छोटा, उसकी वजह से बीमारियां कई सारी, सिंड्रोमिक डिजीज। ठीक है, तो बेटा ये डाउन सिंड्रोम है, 21st क्रोमोसोम पे क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। क्या हो गई जी, ट्राइसोमी, सिंड्रोमिक डिजीज। सेकंड है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया, एक्स्ट्रा हो गया, सुपर मेल सुपर फीमेल बन गया, बट नॉट फर्टाइल, स्टेराइल होंगे। नेम तो है सुपर फीमेल सुपर मेल, लेकिन स्टेराइल, नॉट फर्टाइल। दिस इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एक एक्स्ट्रा। नॉर्मल तो 46 होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा चिपक गया तो क्लाइनफिल्टर। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है कि किस सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये ऐसे चिपकता है, कुछ भी है ना, ऐड होता है या फिर डिलीट होता है। डिलीट जब हो तो टर्नर सिंड्रोम, 21st पे बढ़े तो डाउन सिंड्रोम, एक एक्स्ट्रा हो जाए तो एक्स एक्स वाई हो जाए तो आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम 47, अगर टर्नर सिंड्रोम तो एक्सो एक क्रोमोसोम घट जाए, हाँ एक्सोटाइप एक क्रोमोसोम नंबर घट गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। प्यारे बच्चों, दिस इज न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल भाई जो वाटसन क्रिक थे उन्होंने तो बता दिया कि डीएनए है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है, वाटसन क्रिक बोल के चले गए। लेकिन डीएनए नॉट ऑलवेज इन सिंपल फॉर्म, हमेशा सिंपल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे माला में मोती, जैसे माला में मोती, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, माला में मोती, ये मोती छोटे छोटे बीज में माला में मोती। जैसे माला के अंदर क्या है बच्चे, मोती हैं, जैसे माला के अंदर क्या है, ये मोती हैं, ऐसे ही डीएनए फिक्स रहता है। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, कॉर्नबर्ग ने प्रपोज किया था, दिया था 1947 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है स्पेशल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चों कि जो बीच में डीएनए है, जो डीएनए है वो एक स्पेशल प्रोटीन की कॉइलिंग करके रहता है। द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन। बीच में कौन है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन है, हमारा डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन है, डीएनए। इस तरीके से या इधर से हम कैसे भी कॉइलिंग शो कर सकते हैं। ये इधर से डीएनए आया है, ये यहाँ पे कॉइल हो रहा है, पीछे से जाके फिर घूम के ये फिर आ गया है, तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है जिसमें क्या है कि डीएनए कॉइलिंग शो कर रहा है ऊपर। बीच में प्रोटीन जो है ये है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन है। और ये यहां पर अगर कॉइलिंग ना खोले, कॉइलिंग ना खोले तो इसके लिए स्पेशल तरीके का यहां पर क्या है, एक क्लोजिंग के लिए H1 हिस्टोन। कौन सा, H1 हिस्टोन। तो जो डीएनए है वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं होता है। डीएनए जो है वो इस तरीके से फिक्स रहता है, और इस पूरे सर्कल में, इस पूरे डीएनए के राउंड में अप्रोक्सीमेट 200 बेस पेयर, अप्रोक्सीमेट 200 बेस पेयर, कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ओके, न्यूक्लियोटाइड के बेस के पेयर, ये पेयर 1 2 ऐसे ऐसे पेयर, कितने, 220 पेयर। और इनसाइड सेंटर ऑक्टेमर, ये इसको ऑक्टेमर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है, 8 मॉलिक्यूल है ना। 2 मॉलिक्यूल है हमारे H2A प्रोटीन के, 2 मॉलिक्यूल है हमारे H2B प्रोटीन के, और 2 मॉलिक्यूल है हमारे H3 प्रोटीन के, और 2 मॉलिक्यूल है हमारे H4 प्रोटीन के। 4 टाइप के प्रोटीन है और सबके क्या है, 2-2 मॉलिक्यूल। सबके कितने मॉलिक्यूल, 2-2 मॉलिक्यूल। तो ये क्या है हमारा ऑक्टेमर, दिस इज आर ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर। क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट एक बार देख लेंगे। हाँ, ग्रिफिथ का मॉडल, डीएनए तो सभी जानते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वाटसन क्रिक मॉडल में, वाटसन क्रिक मॉडल अगर बनाना हो तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। कैसा मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और इस मॉडल के अंदर है ना, इस मॉडल के अंदर क्या है, हमारा ये डीएनए है, हमारा ये डीएनए है। इस डीएनए में, इस डीएनए के अंदर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, अप्रोक्सीमेट 20 एंगस्ट्रॉम। कौन सा, 20 एंगस्ट्रॉम। जो यहां पर सीक्वेंसेस होते हैं, ये जो चेन है ये है हमारी शुगर और फॉस्फेट की। किसकी, शुगर और फॉस्फेट की, यहां पर है चेन। बीच में जो है नाइट्रोजिनस बेस है, बीच में कौन है, नाइट्रोजिनस बेस है ना। जैसे ए एडिनिन है, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थाइमिन से। सी साइटोसिन है,
ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा ग्वानिन से। इस तरीके से क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हैं जो अरेंज रहते हैं डीएनए के अंदर। एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजिनस बेस, तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का ये जो पेयर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, और वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 34 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, या फिर नैनोमीटर में अगर लिखना है तो 0.34 नैनोमीटर। और बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में है ना, अगर पूछ लिया जाए कि 220 न्यूक्लियोटाइड हैं, 220 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने, 220। और अगर उस बेस पेयर में से साइटोसिन और ग्वानिन का अमाउंट पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए कि जो 20% क्या है, ग्वानिन है, ग्वानिन कितना है, 20% है, जी कितना है, जी 20% है, तो व्हाट विल बी द अदर नाइट्रोजनस बेसिस परसेंटेज। तो अदर नाइट्रोजनस, सिंपल सी बात है, जितना जी होगा उतना ही सी होगा, 20% ही क्या हो जाएगा, सी। बचा कितना हमारा, 60%। 60% में से 30% किसका, ए का, और 30% किसका, टी का। इस तरीके से क्या है, 100% हो जाता है कंप्लीट। क्लियर, ऐसे ही इसका निकाल देंगे ऐसे। तो वाटसन क्रिक मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है, बहुत ही सिंपल है। सेंट्रल डोग्मा, यू नो वेरी वेल, सेंट्रल डोग्मा भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा में क्या है, जो डीएनए है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, डीएनए से बनता है कौन, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, सॉरी, आरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। कोई मूवी बनती है, जब मूवी बनती है, जब मूवी बनती है तो डायरेक्टर क्या देता है, हीरो को स्क्रिप्ट सुनाता है, क्या सुनाता है, स्क्रिप्ट। तो सपोज दिस इज डायरेक्टर, और ये क्या दे रहा है, स्क्रिप्ट दे रहा है। एक बार देख लेंगे, हाँ, स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट जब ट्रांसफर की जाती है डीएनए के थ्रू अपनी लैंग्वेज में, तो ये हो गई स्क्रिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसक्रिप्शन, स्क्रिप्ट को ट्रांसफर करना, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए जैसा, प्रोटीन वैसी, प्रोटीन जैसी, कैरेक्टर वैसा, यही तो है सेंट्रल डोग्मा। और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए से डीएनए बनता रहता है, डीएनए से भी तो डीएनए बनता रहता है, इसको बोल देते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। क्लियर हो गया, आई थिंक दिस क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एक बार। ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट है बच्चों ग्रिफिथ का, है ना। ग्रिफिथ ने, फेडरल ग्रिफिथ ने 1928 में क्या करा, डिप्लोकोकस निमोनिया, किसको लिया उसने, एक बैक्टीरिया को चुना, किसको चुना, एक बैक्टीरिया को चुना, डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया को चुना। डिप्लोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया था उसकी भी उन्होंने 2 स्ट्रेन चुनी, कितनी स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन चुनी। एक थी कैसी, रफ, है ना, एक रफ स्ट्रेन थी आर टाइप, जिसको क्या बोला उन्होंने, आर। एक स्मूथ वाली थी जो वायलेंट थी, इसको बोला एस, ठीक है। अब ग्रिफिथ ने करा क्या, माइस, चूहों को लिया, है ना, माउस पे उसने काम करा। जब उसने आर स्ट्रेन को डाला, क्या करा, जब उसने आर स्ट्रेन को डाला तो आर स्ट्रेन को डालते ही क्या हो गया, चूहा नहीं मरा, लाइव बच गया। जब उसने एस को चूहे के अंदर इंजेक्ट करा, माउस डाइज, चूहे मरते हैं। जब उसने दोबारा से हीट करके इसी बैक्टीरिया, इसी निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया,
ये निमोनिया का बैक्टीरिया है, यही तो निमोनिया कहता है, डिप्लोकोकस निमोनिया। क्या नाम है इसका? डिप्लोकोकस। तो ये डिप्लोकोकस जब इसने इंसर्ट किया हीट करने के बाद, तो ये डिप्लोकोकस निमोनिया चूहे को कुछ नहीं करता है। जब नॉर्मल था तो चूहा मरता था, जब इसको हीट किया तो चूहा नहीं मरता है। इसका मतलब कुछ तो चेंज हो गया। फिर उसने क्या करा कि जो हीटेड एस है, यहां पे क्या करा इसने, हीटेड एस, जो हीटेड एस है इसको इसने आर के साथ मिलाया। हीटेड एस से मरता नहीं है चूहा यहां पर, ठीक है, और आर से मरता ही नहीं है क्योंकि वो रफ स्ट्रेन है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट करा तो चूहा मर गया। इसका मतलब इसने इसने इसको पैथोजेनिक बना दिया। आफ्टर टेस्टिंग, कुछ दिनों के बाद टेस्ट किए गए और पता लगाया कि एस के अंदर केवल क्या था, डीएनए था, जो क्या कर रहा था, आर को भी वायरलेंट बना रहा था, पैथोजेनिक बना रहा था। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही है जो क्या करता है, जीन्स में चेंजेस या कैरेक्टर में चेंजेस करता है। तो ये प्रूफ करता है एक्सपेरिमेंट कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। भाई हर्शे चेज ने भी यही प्रूफ करके बताया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ बता के चले गए थे डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, हर्शे चेज फिर से आए और उन्होंने एक्सप्लेन करके और बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस मटेरियल के अंदर बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इज नॉट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। ये एक वायरस है। इस वायरस के अंदर उन्होंने क्या करा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का सहारा लिया। रेडियो एक्टिव जो लेबल्ड थे आइसोटोप आइसोबर, तो उन्होंने इस यहां पर हैवी सल्फर क्या लिया, सल्फर, क्योंकि सल्फर है वो प्रोटीन के साथ कोटिंग करता है। तो उन्होंने पहले प्रोटीन के कोट पर सल्फर को जोड़ा और फिर ऑब्जर्व करा कि प्रोटीन किस तरीके से काम कर रही है, या फिर डीएनए अंदर जा रहा है, या फिर प्रोटीन अंदर जा रही है। तो फाइनली जब अंदर देखा गया तो यहां पर कोई भी रेडियो एक्टिविटी चीज नहीं दिखी, देयर आर नो रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी उन्होंने लगाई थी प्रोटीन कोट पर वो तो अंदर गई नहीं। तो प्रोटीन कोट का नो रोल, प्रोटीन रोल इज नथिंग इन जीन्स ट्रांसफरिंग। हियर उन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी थी वो लेबलिंग किसके साथ करी अब की बार, फास्फोरस, क्योंकि डीएनए के साथ फास्फोरस जुड़ सकता है, सल्फर नहीं जुड़ेगा। जैसे ही फास्फोरस यहां पे जुड़ा तो फिर लेबलिंग कहां पे चले गई, अंदर। जो रेडियो एक्टिविटी थी वो कहां पे रिप्रेजेंट हुई, इनसाइड सेल। तो सेल के अंदर कौन पहुंचा, जो एक्टिव था वो था डीएनए। डीएनए सेल के अंदर पहुंचता है और क्या बन जाता है, तुरंत ही नया डिटेक्टिव, है ना। नो रेडियो एक्टिविटी आउटसाइड, नो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी ओनली इनसाइड, क्योंकि वो किसके साथ जोड़ी थी, डीएनए के साथ। तो डीएनए जाएगा जहां रेडियो एक्टिविटी भी दिख रही है उसके साथ में। यहां पर डीएनए के पास रेडियो एक्टिविटी नहीं थी तो अंदर भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इट्स मींस अंदर जो काम कर रहा है बैक्टीरियोफेज के अंदर, इस वायरस ने क्या करा, बैक्टीरियोफेज को अंदर डाला। इस वायरस ने क्या करा, इस बैक्टीरियोफेज ने क्या करा कि जो डीएनए मटेरियल है उसको अंदर एंटर कराया। तो एंटर होने के बाद भीतर पहुंचा कौन, हमारा डीएनए। तो प्यारे बच्चों हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल है, बट इसको पढ़ना होता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है। डीएनए है, प्रोटीन के साथ जोड़ा एक बार, यहां पर सल्फर, एक बार फिर से डीएनए के साथ जोड़ा, और अंदर जो पहुंचा वो किसके साथ पहुंचता है, सिर्फ डीएनए के साथ। इसका मतलब डीएनए ही है जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या लेकर जाता है, मैसेज। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट एग्जांपल है बहुत अच्छा, मीजेल्सन एंड स्टॉल का। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। क्या शो करता है, देखिए ये शो कर रहा है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है। भाई ये डीएनए का थ्रेड है, ये डीएनए का थ्रेड है बेटा। जब ये डीएनए का थ्रेड यहां से दो बनाए, रेप्लिकेशन करे, तो जो जीन्स ओल्ड पर हैं, जो ओल्ड स्ट्रैंड पर जीन्स हैं, वही जीन्स क्या है, न्यू स्ट्रैंड पर बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे ये ओल्ड स्ट्रैंड है, इस ओल्ड स्ट्रैंड पर ये जीन्स हैं, तो जो न्यू थ्रेड होगा, सपोज यहां पर ए है, यहां पर टी है, यहां पर सी है, तो ए के साथ में जो नया थ्रेड बनेगा वो क्या होगा, टी वाला। सी के साथ में क्या होगा, ए वाला। सी के साथ में क्या होगा, जी वाला। कंजर्व,
जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या रहेंगे, कंजर्व, सुरक्षित रहेंगे। अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो क्या हो जाना है, डीएनए चेंज, जीन्स चेंज, नस्ल चेंज, स्पीसीज विल चेंज, म्यूटेशन हो जाएगा ना। तो कंजर्व, आज भी हम हैं ऐसे ही, 1000 साल पहले भी ऐसे ही थे, और हमारे बच्चे भी ऐसे होंगे, 2 आंख नाक मुंह कान वाले, है ना। जीन्स ही तो है जो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये बेटा सेमी कंजर्वेटिव है। क्या है ये, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा क्या रहता है, कंजर्व, सेमी कंजर्वेटिव। इसको प्रूफ करके दिखाया किसने, मीजेल्सन ने। किसने प्रूफ करके दिखाया बच्चे, मीजेल्सन ने। उसने क्या करा था, एक डीएनए लिया हैवी वाला, वही सेम रेडियो एक्टिविटी यहां पे यूज करी गई है, हैवी वाला डीएनए यहां पर लिया, और कुछ टाइम के बाद देखा कि जो नाइट्रोजन हैवी वाला है वो अपने आप को क्या रख रहा है, बिल्कुल सेफ रख रहा है। हैवी वाला जो है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ रख रहा है, ये हैवी वाला है। जो न्यू बन रहा है वो बिल्कुल अलग है, ठीक, ये न्यू वाला है ना। तो जो ओल्ड है उसने अपने आप को क्या रखा, सेफ रखा, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या बनेगा, बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह बने। तो मीजेल्सन ने ये करा, यहां पर सीजियम क्लोराइड ले लिया जाता है ताकि सेंट्रिफ्यूगेशन हो सके, CsCl2 पूछा जाता है कि यहां पर उन्होंने डेंसिटी के लिए कौन सा, डेंसिटी को प्रॉपर लाने के लिए या फिर इन डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो लिक्विड था भीतर क्या था, तो CsCl2, सीजियम क्लोराइड क्या था, सीजियम क्लोराइड था। डीएनए का रेप्लिकेशन है, सेमी कंजर्वेटिव है, ये है बेटा। यहां पर 20 मिनट्स, मतलब एक डीएनए से 2 बनने में 20 मिनट्स, 2 से फिर 4 बनने में 20 मिनट्स, तो टोटल 1 से 4 बनने में कितना टाइम लगा, 40 मिनट्स का टाइम, ठीक, टोटल टाइम इज 40 मिनट्स, ठीक। तो बैक्टीरिया के ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एक बैक्टीरिया मल्टीप्लीकेट होने में 1 मिनट का टाइम लेता है, तो इतने सारे बैक्टीरिया कितना टाइम लेंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट। ये डीएनए रेप्लिकेशन है बच्चों, सेम ही है, बस इसमें रिप्रेजेंट किया गया है स्पेशल तरीके से। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि जो डायरेक्शन 3 to 5 पे जा रहा है, जो 3 to 5 पे जा रहा है, तो उधर से ही क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा। डीएनए का 3 to 5 है जहां, न्यू स्ट्रैंड बनेगा वहां, कोई प्रॉब्लम, ठीक। और 3 to 5 इधर है, तो जैसे ही ओपनिंग जिप ओपन होती है उसी हिसाब से पीसेस बनते चले जाते हैं। सपोज यहां तक बन गया, अब फिर अगर यहां से जिप ओपन हो तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम 3 to 5 पे ही काम करेगा। इसको हमेशा 3 to 5 पे ही काम करना। अगर जिप ओपन हुई यहां से इतनी, तो इसमें ये तो ऐसे ही मूव कर जाएगा, लेकिन उसको तो 3 to 5 ही चलना है, फिर एक नया पीस बना देगा। तो एक स्टैंड पर तो क्या है, कंटिन्यूअस चलता है, और दूसरे स्टैंड पर पीसेस बनते चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पीसेस बनेंगे, वो जुड़ेंगे भी। एक स्पेशल एंजाइम है लाइगेज, यू नो वेरी वेल, बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है, लाइगेज है, लाइगेशन हो जाता है, जुड़ जाते हैं सारे के सारे, फिर से एक नया पीस। तो ये बेटा लेबलिंग के लिए आता है, न्यूली स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और टेम्पलेट। टेम्पलेट है कौन, हमारा साचा वाला, है ना, टेम्पलेट साचे वाला स्टैंड है, पेरेंटल स्टैंड है, इनसे ही क्या बन रहे हैं, न्यू स्टैंड बन रहे हैं। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन है जिसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों दिखाए गए हैं। एंड दीज पीसेस आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये। और ये फ्रेगमेंट कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद बनाते हैं एक नया स्ट्रैंड। आता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर ये मैंने रखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेबलिंग के लिए आता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हल्का सा। कोडिंग स्टैंड, इस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन किस पर होता है, ऊपर वाले पर, टेम्पलेट पर, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड है, इधर आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए का बनना, स्क्रिप्ट एमआरएनए की फॉर्म में बन रही है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, जैसे केले से एक तरफ से छिलका उतरता चला जाता है, ऐसे ही डीएनए से आरएनए निकलता चला जाता है। अभी नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे आप।
तो बेटा प्रमोटर है, शुरू में जीन प्रमोटर है, फिर इस जीन पर क्या बनता है, आगे टेम्पलेट पर काम चलता है। सपोज ये टेम्पलेट है तो इसका मैसेंजर आरएनए यहां बनेगा, यहां से बनेगा, इधर से बनता जाएगा, और उस मैसेंजर आरएनए के कोड्स क्या होंगे वो भी आप जान लीजिएगा। मैसेंजर आरएनए के कोड्स भी क्या होंगे, बड़े सिंपल है। अगर ये डीएनए है और ये आपका एमआरएनए है तो इस एमआरएनए के ऊपर कोड ए के सामने क्या आएगा, टी। ए का अपोजिट टी होता है, लेकिन आरएनए के केस में थाइमिन की जगह क्या आता है, यू। यहां पर यू आएगा। टी के सामने क्या आएगा, एडेनिन आ जाएगा, ठीक है। जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एमआरएनए बनता चला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन इसी को कहते हैं। तो बेटा ये लेबलिंग के लिए आता है कि कोडिंग स्टैंड कौन सा, टेम्पलेट कौन सा, जिससे एमआरएनए बने, टेम्पलेट है वो, और जैसा सीक्वेंस मैच हो कोडिंग है वो, ठीक। तो ये था। और टर्मिनेटर कहते हैं ना, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। तो यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए स्पेशल जीन्स हैं, वो टर्मिनेशन का काम करते हैं कि बस इससे आगे नहीं होना है काम। ट्रांसक्रिप्शन एंड। क्लियर हुआ? चलो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ज्यादा का एक्टिव होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, जिस टेम्परेचर पर, जिस कंडीशन में ह्यूमन नहीं जी सकते हैं, यूकैरियोट्स नहीं जी सकते हैं, प्रोकैरियोट्स जी जाते हैं ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ जीन सीक्वेंस, क्योंकि उनके अंदर क्या है, प्यारा सा जीन सीक्वेंस है। प्यारे बच्चों ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर है, सिग्मा फैक्टर है स्लो करने के लिए। अभी मैंने कहा था इनिशिएशन होती है, आरएनए निकलता जाता है एक तरफ से, और टर्मिनेशन होती है तो रो फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप कर देता है, रुक जाइएगा, इससे आगे नहीं करना है काम। इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, और फाइनली टर्मिनेशन विल बी हियर। हर डायग्राम को 3-4 बार बना के देखेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम में ये आते हैं फॉर लेबलिंग और फॉर एक्सप्लेनेशन। पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर या फिर ट्रांसक्रिप्शन या फिर आरएनए फॉर्मेशन इन यूकैरियोट्स, तो भी आपको बैक्टीरिया लिख देना है। सॉरी, प्रोकैरियोट्स, तो भी आपको क्या, बैक्टीरिया लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड होती है ना सभी की अलग अलग लैंग्वेज, जानवर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सभी की कोडिंग वाली लैंग्वेज होती है। हाँ, कोडिंग बाइनरी नंबर होता है। हाँ, गेम गैजेट्स के लिए अलग अलग कोडिंग होती है, ऐसे ही डीएनए की भी स्पेशल कोडिंग होती है, ठीक। लेकिन इसके पास 2 नंबर नहीं है, इसके पास क्या है, 4 स्पेशल बेस हैं, ए टी सी जी। कितने बेस हैं इसके पास, 4 स्पेशल बेस हैं, ए टी सी जी। इन्हीं से सारी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है डीएनए। हर सेल की न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए के अंदर 4 बेस, सारी दुनिया के अंदर 4 ही बेस है जो चल रहा है यूकैरियोट्स में। 4 बेस ही सारी दुनिया के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, सारे लिविंग्स को। कैसे, ऐसे यूसीएजी, जब ये डीएनए के अंदर है, इनसे जब कोडॉन बनेंगे तो आरएनए की कंडीशन में यूसीएजी एक तरफ लिख लिया, फिर यूसीएजी एक तरफ लिख दिया, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई एक बार 16, फिर से 4 का मल्टीप्लाई तो 64, क्या बन गया, 64 कोडॉन्स। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये बनाया है, ठीक। 64 में से क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो जेनेटिक कोड में स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, तो हमें यूएए, यूएजी और यूजीए, यूएए, यूएजी और यूजीए 3 स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तीनों को याद रखना है, ठीक। एयूजी मिथियोनिन के लिए है और इनिशिएशन का कोडॉन है, और इनिशिएशन का कोडॉन है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। कोड इज ट्रिपलेट, एक और फीचर है क्या, कोड इज ट्रिपलेट, मतलब 3 तीनों से मिलकर बना है, 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कोड इज ट्रिपलेट। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखें जरूर। फीचर्स नीचे लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। लैक ऑफ एरॉन, जैकब मोनोड ने स्पेशल टाइप का एक डीएनए सीक्वेंस पता लगाया बैक्टीरिया के अंदर। अगर आपको कहा जाए कि आपको खाना नहीं मिलेगा और आपको घास खानी है और 1 महीने जिंदा रहना है, नॉट पॉसिबल,
लेकिन अगर बैक्टीरिया को कहा जाए कि तेरे को ग्लूकोज नहीं मिल रही है, ग्लूकोज की जगह लैक्टोज मिलेगी, तो भी बैक्टीरिया क्या है, जी जाएगा। लेकिन अगर हमको सेलुलोज दी जाए तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाते हैं, हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज चाहिए। लेकिन अगर हमें सेलुलोज दिया जाए तो नहीं जी सकते, लेकिन बैक्टीरिया को अगर ग्लूकोज की जगह लैक्टोज दिया जाए तो वो जीत जाता है, क्योंकि फिर वो लैक्टोज को पचाने वाले केमिकल बनाने लगता है। यहां तक क्या हो रहा होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर इकोलाई है उसका एक्सपेरिमेंट दिया था, इकोलाई का, किसका दिया था, इकोलाई। जैकब मोनार्ड ने किसका दिया था एक्सपेरिमेंट, किस पर किया था, एस्केरिचिया कोलाई पर अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। इस एस्केरिचिया कोलाई में क्या है कि जो स्पेशल सीक्वेंस है 4600 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। If we provide lactose beside glucose, this special type of sequence will active. ये स्पेशल टाइप का सीक्वेंस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ऐसे ही पीसेस को बोला उन्होंने लैग सेगमेंट। क्या बोला ऐसे पीसेस को, लैग सेगमेंट। बेटा एक बार देख लेंगे इसको बड़े आराम से। जब नॉर्मल होता है तो यहां पर आके क्या हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज का टर्मिनेशन हो जाता है और एक एमआरएनए बन जाता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम उसे लैक्टोज देते हैं तो अब ये जो रिप्रेशर है ये आरएनए पॉलीमरेज को नहीं रोकता है, और आरएनए पॉलीमरेज अब क्या है, आगे तक जाता है, और आगे तक जाने के लिए लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम बना डालता है। तो बैक्टीरिया जिएगा अभी भी। डबल इंजन की मशीन हो गई, रॉकेट के अंदर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा काम हो जाता है, ऐसे ही यहां पर एक ये फेल हो गया तो दूसरा काम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? लैक एमआरएनए जब बनेगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन यही है। एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और उससे फिर ट्रांसलेशन। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज ये तीन स्पेशल तरीके के क्या एंजाइम्स बनते हैं जो पचाते हैं लैक्टोज को, डाइजेस्ट करने के लिए वेरी जरूरी। तो ये है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। लैक ऑपेरॉन मॉडल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैकब मोनार्ड ने बताया था। और जो डीएनए के सीक्वेंस बैक्टीरिया में कभी साइलेंट होते हैं लेकिन क्रिटिकल कंडीशंस में वो एक्टिव हो जाते हैं, वही पीसेस है लैक ऑपेरॉन। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पुराने जमाने में डबल रोल की मूवी आती थी, कुंभ के मेले में भाई बिछड़ गया था, तेरे हाथ पे सूरज मेरे हाथ पे सूरज, इसका मतलब तुम दोनों जुड़वा भाई। लेकिन नाउअडेज ऐसी मूवी नहीं बनती है, क्योंकि अब डीएनए टेस्टिंग का जमाना है। इसका जमाना है डीएनए टेस्टिंग का। अभी कोई क्राइम हो जाता है, वहां से कोई बाल, खाल, ब्लड का क्लॉट कुछ मिल जाए, सीरम, स्पर्म कुछ मिल जाए, तुरंत ही उससे क्या निकालते हैं, डीएनए निकालते हैं, और जिस पर भी हमें डाउट होता है उसके डीएनए के साथ मैच कर लेते हैं। अगर मैच हो गया तो नो गवाही, किसी की कोई वो सुनी नहीं जाएगी, मेडिकल के बेस पे कनेक्शन बैठ जाता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगर, जैसे उंगलियों पर फिंगरप्रिंट है, ऐसे ही डीएनए के अंदर भी क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट। यही तो होता है डीएनए टेस्टिंग, डीएनए मैच करा लो, यही तो होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें कहीं क्राइम सीन पर ब्लड सैंपल मिलता है या रूट हेयर मिलता है, रूट हेयर, लिम्फेटिक सेल्स मिलता है, तो हम वहां से क्या है, डीएनए को निकाल लेते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको कट कर देते हैं पीसेस में, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, फिर उसको पीसेस में कट करेंगे। यू नो वेरी वेल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, कैंचियां हैं डीएनए की कैंची कौन है, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जैसे ही कट करना होता उसके बाद क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए को सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेट करने के बाद क्या है, उस डीएनए को क्या कर लेते हैं, नाइलॉन शीट पर ले लेते हैं। किस पर ले लेते हैं बेटा, नाइलॉन शीट के ऊपर। दिस प्रोसेस नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं इसको, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। डीएनए को कहां पे ले लिया हमने, नाइलॉन शीट पर ले लिया। फिर मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर प्रोब्स के साथ उसको क्या कराते हैं,
हाइब्रिडाइज करा देते हैं। क्या करा देते हैं? हाइब्रिडाइज करा देते हैं। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होता है तो तुरंत ही हमें क्या है, एक सीक्वेंस पैटर्न दिखाई पड़ता है और हम एक्सरे फिल्म पर इनको ले लेते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, VNTR। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डीएनए के मटेरियल को, सैंपल को हम लेते हैं, उसको कॉपीज कर लेते हैं, उसको फिर ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम से कट करते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। डीएनए पे मॉल नेगेटिव चार्ज है, सेपरेट हो जाता है चार्ज की वजह से। सेपरेट करने के बाद फिर हम उसे नायलॉन शीट पर लेते हैं। नायलॉन शीट पर लेने के बाद फिर हम प्रोब के साथ मिक्स करते हैं। किसके साथ? प्रोब्स के साथ, है ना। जो मॉलिक्यूलर प्रोब्स हैं उनके साथ हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, डीएनए प्रोब के साथ। और फिर एक्सरे फिल्म पर एक्सपोज करके देखते हैं कि ये है। और अगर ये सेम डीएनए जिस पर्सन पर हमें डाउट है उसके डीएनए को फिर से चेक करने के बाद अगर मिलता है तो क्रिमिनल इज सेम। पैटर्निटी से रिलेटेड भी केसेस होते हैं कि किसका ये बच्चा है, अगर हमें निकालना, पैटर्निटी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं। हाँ, कोई आके किसी संपत्ति पे कह दे कि नहीं जी ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उनका बच्चा हूं, तो डीएनए टेस्ट करके वी कैन डिटरमाइन, निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ तुम वही हो कि नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक है, ये नेक्स्ट यूनिट से टॉपिक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आया है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट है स्टैनले मिलर का। ये स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है जिसने बताया था कि जो नॉन लिविंग्स हैं उनसे ही लिविंग्स की डेरिवेशन हुआ है, उत्पत्ति हुई है। नॉन लिविंग से ही लिविंग्स का फॉर्मेशन हुआ है। उन्होंने क्या करा, एक फ्लास्क के अंदर उन्होंने सोचा कि जब ओरिजिन हुआ होगा लाइफ पर, है ना, लाइफ आई होगी अर्थ पर, है ना, अर्थ पर जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा उस टाइम पर क्या होंगी, कुछ गैसेस होंगी, मैथेन होगी, हाँ, नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में भी होगी, वाटर इज मस्ट, पानी तो होगा ही होगा, तो H2O भी उन्होंने यहाँ पे घुमाया, हाइड्रोजन को भी मिक्स करा। इन चारों गैसेस को मिक्स करने के बाद फिर उन्होंने सोचा होगा क्लाइमेट में और क्या क्या हो रहा होगा उस टाइम पर। तो उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि हाँ, इलेक्ट्रिक थंडरिंग, हाँ, बादल में बिजली, हाँ, बादलों से बिजली भी गरज रही होगी या फिर आसमान में बिजली चमक रही होगी, तो स्पार्किंग उन्होंने दिया, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्पार्किंग भी दिया इन गैसेस के साथ में। तो उन्होंने देखा कि आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, यहां पर कुछ स्पेशल टाइप का लिक्विड स्टोर हो गया। ये जो लिक्विड था इसके अंदर कौन थे, बायोमॉलिक्यूल। कौन थे इसके अंदर, बायोमॉलिक्यूल थे। इस लिक्विड के अंदर ही कौन थे, बायोमॉलिक्यूल, यूरिया, अमीनो एसिड्स, ठीक है, NH2CO NH2, यूरिया मिला, अमीनो एसिड मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। उन्होंने इसको बॉइलिंग किया, टेम्परेचर हाई रहा होगा तो इन्होंने इसको अच्छा खासा टेम्परेचर दिया, वाटर बॉईल किया, वाटर वेपर्स को यहां से इस तरीके से इन्होंने राउंड रोटेट किया, घुमाया, तो फाइनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल गया। तो इंपोर्टेंट डायग्राम है, ये देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक्स हियर, है ना, और अच्छे से आप इनको प्रिपेयर कीजिएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।